हेलो एवरीवन, पीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फिर से टेस्ट सीरीज शुरू किया है। उसी में से एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बुकलेट नंबर 1 है। दोस्तों, आने वाले समय में मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। साथ ही अलग अलग पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर को भी डिस्कस करके उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ईरान के ससानी शासकों के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। ईरान के ससानी शासकों ने ही इंडिया को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान शब्द जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से आया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्न में से कौन सा है? पहला एवं दूसरा, पहला एवं सातवां, दूसरा एवं चौथा, दूसरा एवं तीसरा। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 खंड 15 सेक्शंस थे। उसमें से दूसरा और तीसरा सबसे पुराना खंड है। दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ऋग्वेद में किस जानवर की चर्चा सबसे अधिक की गई है? तो ऋग्वेद में घोड़ा की चर्चा सबसे अधिक बार की गई है। घोड़ा की चर्चा 215 बार की गई है, जबकि गाय की चर्चा 170 बार की गई है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 गांधार कला के विकास का श्रेय दिया जाता है यूनानियों को, भारतीयों को, ईरानियों को या अरबों को? तो यूनानियों को भी दिया जाता है एंड भारतीयों को भी दिया जाता है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय और यूनानियों ने मिल करके एक नए कला का जन्म दिया था, जिसको गांधार कला कहा गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दक्षिण भारत के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो वो थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? तो मुद्रा थी कांसा यानी ब्रॉन्ज की थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत, अरबी एवं यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया? तो वो थे अकबर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 शिवाजी का अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? पेशवा शामिल था, अमात्य शामिल था, मंत्री, सचिव ये सभी शामिल थे, सुमंत शामिल थे, सेनापति शामिल थे, पंडित राव शामिल थे, न्यायाधीश शामिल थे। ये सभी 8 शामिल थे। अतः इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था? तो सर्वप्रथम कौन आया था? सर्वप्रथम फाहियान आए थे। ऑप्शन सी सही होगा। और डिटेल में इसको जानते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे 399 से 411 ईस्वी के बीच में। वैनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इत्सिंग 670 से 692 ईस्वी के बीच में आए थे। धर्मास्वामिन ये 13th सेंचुरी में आए थे, यानी 13वीं शताब्दी में ये आए थे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 सूरजगढ़ निम्नलिखित में से किसके राजनैतिक उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है? तो वो शेर शाह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? तो राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? कालिदास थे गुप्तकालीन, बराहमिहिर भी थे,
आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, इसलिए ई ऑप्शन होगा मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? तो लगान परिषद का गठन लगान वसूली के लिए बक्सर के युद्ध के बाद यानी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1895 से 1900 में नहीं, 1781 से 82 में नहीं, 1914 से 15 में नहीं, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ये भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच, जिसको दामन एक कोह कहा जाता था, 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था 1855 एंड 56 के बीच में। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किया था, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, श्री कृष्ण सिंह ने। तो जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल के तराई में इसका गठन किया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था? राजकुमार शुक्ल ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, हसन इमाम ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। दरअसल में लखनऊ के 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से राजकुमार शुक्ल गए हुए थे गांधी जी से मिलने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करके बिहार लाने के लिए। ठीक उसी टाइम में ब्रजकिशोर प्रसाद ने कांग्रेस के इसी 1916 के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा कि एक समिति गठित की जाए चंपारण के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई सोशलिज्म निम्न में से किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद की, जयप्रकाश नारायण की, मजरूल हक की या सच्चिदानंद सिन्हा की? तो ये रचना है जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया था? यूसुफ मेहर अली को या डॉक्टर अंबेडकर को या लाला लाजपत राय को या विठल भाई पटेल को? तो डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यूले ने 1 बार की थी 1889 के इलाहाबाद सेशन की, 1 बार। अल्फ्रेड वेब ने 1894 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। सर हेनरी कॉटन ने 1904 के बॉम्बे सेशन की अध्यक्षता की, 1 बार। सर विलियम वेडरबर्न, इन्होंने 1889 के बॉम्बे सेशन एंड 1910 के इलाहाबाद सेशन दोनों की अध्यक्षता की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध लखनऊ से था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 की हुई थी और इनके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 23,
किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हेतु अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी? तो ये 2 बार की गई थी, 1859 में भी की गई थी और 1878 में भी की गई थी। 1859 में सिविल सर्विसेज में शामिल होने की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई थी। यहाँ 23 से 22 की गई थी और यहाँ 1878 में 22 से घटा करके 19 वर्ष की गई थी। 22 से डाउनग्रेड करके 19 वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, श्यामजी कृष्ण वर्मा के वंदे भारत समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, लंदन से। क्वेश्चन 25, ब्रिटिश शासकों ने निम्न में से सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो सबसे पहले नेपाल पे अधिकार किया था, ऑप्शन ए सही होगा। नेपाल पे 1816 में, बर्मा पे 1865 में, 1885 में बर्मा पे, और भूटान पे 1865 में, तिब्बत पे 1903 में। तो सबसे पहले नेपाल, देन भूटान, देन बर्मा और देन तिब्बत। तो सबसे पहले नेपाल, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? क्या महात्मा गांधी ने तैयार किया था? नहीं, यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं था? संध्या ये था, युगांतर ये भी था, काल ये भी था, फ्री प्रेस जनरल ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं करता था ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 1927 में एस सदानंद ने इस फ्री प्रेस जनरल को स्टार्ट किया था। किसके लिए? पुअर एंड मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो ये क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं करता था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो होम रूल लीग का जो ऑफिस था, हेड ऑफिस, वो था पूना में, लेकिन इसकी पहली बैठक बेलगांव में हुई थी। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पे। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। 23 दिसंबर 1912 को इन पे अटैक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से उस पुर्तगाली की पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया। सबसे आसान क्वेश्चन है, वास्को डी गामा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 33, राजा राममोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन 2 शक्तियों में टकराव हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, द्वैध शासन के आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नरों का सही जोड़ा है। तो द्वैध शासन यानी डायरकी को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर ब्लैक सी के साथ नहीं लगती है? रूस की लगती है, तुर्की की भी सीमा लगती है, यूक्रेन की भी सीमा लगती है, रोमानिया की भी सीमा लगती है, इन चारों की एक और है, बुल्गारिया की भी सीमा लगती है। तो इसलिए ऑप्शन ई सही होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित राज्यों से होकर के जाता है? किस राज्यों से होकर के जाता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन 4 राज्यों से होकर के जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 4, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यमुना नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, ये सही है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी सही है। चंबल नदी यमुना नदी से इसके दाहिने तट पर मिलती है, ये भी सही है। यमुना नदी हरिद्वार में गंगा नदी में मिल जाती है, हरिद्वार में नहीं मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो पर्वतीय मृदा की प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं बे ऑफ बंगाल में आती है और उनमें से ओडिशा में सबसे ज़्यादा आती है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है, तो ये है पश्चिम बंगाल नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? क्या गॉडविन आस्टीन है? गॉडविन आस्टीन तो है लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। भारत में स्थित कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। शुष्क बागवानी, तो शुष्क बागवानी कहाँ होगा? निश्चित रूप से मरुस्थल में होगा, तो बीकानेर, डी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेफाइट मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है या आग्नेय में पाया जाता है, रूपांतरित में नहीं, अवसादी रूपांतरित दोनों नहीं, आग्नेय और मेटामॉर्फिक दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,81,85,04,977 है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन असत्य है? रूस की राजधानी मॉस्को, ये सही है। यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया, नहीं ये गलत है, कीव है। रोमानिया की राजधानी कीव नहीं, रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है, ये भी सही मैच नहीं है। तुर्की की राजधानी अंकारा, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और उससे संबंधित राज्य, तो लिम्बू जनजाति सिक्किम की रहने वाली है, हाँ ये मैच है, सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश की नहीं, कार्बी जो है वो आसाम की जनजाति है। डोंगरिया कोंथ ये उड़ीसा की जनजाति है, ये सही है, 2 सही आ रहा है। बोंडा तमिलनाडु की जनजाति नहीं है, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है, तो इसमें 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 49, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है?
कोडाई कनाल तो पालनी पहाड़ी में स्थित है, ऑप्शन सी सही है, पालनी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं स्थित है? तो हुंडरू रांची में स्थित है, ये बिहार में तो है ही नहीं। ये धुआं कुंड और मंझर ये सासाराम में स्थित है, और ये ककोलत ये है नवादा में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो रांची में है वो बिहार में स्थित नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? फल्गु बिहार में बहती है, बागमती ये भी बिहार में बहती है, पुनपुन ये भी बिहार में बहती है, लेकिन गोमती ये यूपी में बहती है, बिहार में नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 52, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है, क्या नाम है? उसे शाही लीची कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 53, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? चाय, कॉफ़ी, इलायची, इन तीनों की नहीं होती है। होती है तो तंबाकू की खेती होती है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 54, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है? तो वो है बेल्जियम में स्थित है। सबसे बड़ा व्यापार केंद्र, सबसे बड़ा जो भंडार है वो रूस में है, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हीरे का और रूस में ही होता है। तो रूस नंबर 1 पे है, भंडार में भी और प्रोडक्शन में भी, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है वो बेल्जियम में है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद किस मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बहाल रखा गया? तो वो था चाय और चीन के साथ व्यापार। तो ये भी सही है और चीन के साथ व्यापार भी सही है, इसलिए इसमें से 2 ऑप्शन सही आ रहा है, तो ई ऑप्शन होगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा की समितियों एवं उसके अध्यक्षों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, ठीक है, ये सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी सही है। संचालन समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, ये भी सही है, सिर्फ गलत है तो ये है। क्वेश्चन नंबर 58, पिछड़े वर्गों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 27% आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340, ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी किया जाता है? यानी प्रोहिबिशन किसके खिलाफ जारी किया जाता है? न्यायिक प्राधिकरण यानी जुडिशियल अथॉरिटी, ये सही है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये भी सही है। इसमें से ये दोनों सही है, प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, ये दोनों के खिलाफ नहीं की जाती है। इसमें ऑप्शन ए एंड बी सही आ रहा है, इसलिए मोर देन 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन ई सही है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन 1993 में किया गया था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संसद के पास संघ सूची में शामिल कितने विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार है? तो 13 विषयों पर है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 358 भी है, ये आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 ये भी है, ये 19 के अलावा और बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं उसके निलंबन से संबंधित है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि आर्टिकल 20 एंड 21 यानी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन सही आ रहा है, ए एंड बी, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 63, किस संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, यानी उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार रिकंसीडर के लिए कह सकता है मंत्रिपरिषद को, यानी एक बार लौटा सकता है, कह सकता है कि आप रिकंसीडर कीजिए। फिर से मंत्रिपरिषद उसको रिकंसीडर किए बगैर या रिकंसीडर करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति फिर बाध्यकारी हो जाते हैं उस सलाह को मानने के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ विषय वस्तु शामिल नहीं है। नगरीय निर्धनता उन्मूलन ये शामिल है, पार्क उद्यान खेल के मैदानों की व्यवस्था ये भी शामिल है, जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी ये भी शामिल है, लेकिन नगरों को सुरक्षा प्रदान करना ये शामिल नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस वर्ष 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 1990 में समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन सी सही है। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया इलेक्शन कमीशन का। 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक ही मेंबर बोर्ड हुआ करता था, ये इसके एक ही मेंबर हुआ करते थे। कब तक? 15 अक्टूबर 1989 तक। फिर 1989 में ये प्रोविज़न किया गया कि इसके मोर देन 1 मेंबर होंगे, यानी 3 मेंबर्स होंगे। फिर 1990 में ये कहा गया कि नहीं, एक ही मेंबर होंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। फिर 1993 में आकर के कह दिया गया कि नहीं, 3 मेंबर्स होंगे। फिर यहाँ आकर के 3 मेंबर, यहाँ आकर के फिर ये ख़त्म किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार सरकार कितनी औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है? तो वार्ड की स्थापना का आधार 500 एंड ग्राम पंचायतों की स्थापना का 7000, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, जनता दल यूनाइटेड जदयू का गठन किसने किया था? क्या नीतीश कुमार ने किया था? नहीं, शरद यादव ने किया था, हालांकि वो उसके मेंबर अब नहीं हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये है 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ऑप्शन बी सही होगा। कहाँ कहाँ की सीटें अभी आरक्षित हैं? तो ये हैं सासाराम की, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर एंड जमुई, ये 6 जगह की सीटें अभी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचित हुए? तो वो थे जाकिर हुसैन साहब एंड रामनाथ कोविंद। तो 1 और 4, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जयप्रकाश नारायण ने 1975 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, टू इस्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की आर्थिक समीक्षा 2020-21 से 2022 का मूल विषय क्या था?
तो वो था एजाइल अप्रोच यानी त्वरित दृष्टिकोण। ऑप्शन सी सही होगा, एजाइल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 6.4%। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2018 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। ऑप्शन बी सही होगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जमींदारी व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लगान की दर क्या थी? 10/11 भाग सरकार ले लेती थी, 1/11 भाग जमीन मालिक के पास आता था, लैंडलॉर्ड के पास आता था। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी? यूपी, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास, मुंबई और आसाम में लागू की गई थी। तो ये सब भी याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75, कैश काउ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? लगातार लाभ देने वाले शेयर? नहीं। व्यवस्था के लिए गायों का पालन? नहीं। दूध उत्पादन में वृद्धि करना? नहीं। वर्तमान में लाभ वाले व्यवसाय परंतु भविष्य में हानि की संभावना? ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? सर्वप्रथम तो 1946 में भी हुआ था, 1978 में भी हुआ था, 2016 में भी हुआ था। तो सबसे पहले कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी बनने के लिए घर भारत के किसी भी अनुसूचित ग्रामीण हिस्से से होगा। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राशन कार्ड जारी करने के लिए सबसे बुजुर्ग वयस्क महिलाओं को घर का मुखिया बनने के लिए बाध्य करता है। ये सही है। सबसे बुजुर्ग महिला को ही घर का मुखिया माना जाता है। 2 सही है। इसे संसद में 2010 में पारित किया गया था। नहीं, ये 2013 से लागू हो गया था, इसलिए 2 सही है। सिर्फ 2 सही है। ये 1 भी गलत है, 2, 3 गलत है। तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार के कृषि विभाग द्वारा कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान ऐप की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 2013-14 से। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के हर गांव में कब तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, देश में पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 7 अगस्त 2021 को। इसकी व्यवस्था यूनियन बजट 2020-21 में की गई थी। इस रेल की शुरुआत जो हुई वो हुई देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच, यानी महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक देश में किसानों की कुल संख्या कितनी है? कृषि जनगणना तो ये है 14.6 करोड़। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि? फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ये सही है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। नहीं, इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उसे खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। नहीं,
रानी मधुमक्खी का आदेश होता है, ये भी नहीं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड शर्करा, अमीनो एसिड, स्टार्च एंड शुगर, उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मंड यानी स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा यानी शुगर ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अमीनो एसिड एक प्रोटीन है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? अमीनो अम्ल 1, तो केवल 1, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। तो इसको मिलान करना है हमें। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है, तो ए का 3 सही है। विटामिन बी के कमी से बेरी, बी से बी, बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी, यानी विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ये 4 सही। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो ये ऑप्शन। तो इस तरीक़े से मिलान करेंगे तो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर साइज जो होता है एटम का वो घटता है, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ता है, यानी साइज बढ़ता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, इस ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका साइज बढ़ता है। वहीं बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो किसी भी सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपने बनाया, जितना उसमें सॉल्यूट डिजोल्व होना था डिजोल्व हो गया, संतृप्त हो गया, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद से सॉल्यूट उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, फिर उसको आप गर्म करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कि और सॉल्यूट उसमें घुलना शुरू हो जाता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, विलेयता बढ़ती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और लौटकर आंखों की तरफ आए, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और वस्तु की तरफ जाए। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों की तरफ आता है तो ही हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे दीवार के उस पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उस पर पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पर नहीं आता है। आँखों पे नहीं आता है तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए वो दिख नहीं पाता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, यानी कोई भी वस्तु हमें तभी दिखेगा जब उस पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारे आँखों के पास आए। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 70 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल पर उसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम 273 यानी 273 जोड़ते हैं, यानी ऐड करते हैं। तो 70 में 273 ऐड करेंगे तो आएगा 343 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? क्या नाइट्रोजन जलने में सहायक होता है? नहीं। जलवाष्प नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। देखिए एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी है,
यदि ये जलने में सहायक होते तो एक जगह पूरी दुनिया में कहीं आग लगती तो पूरी दुनिया जल करके खाक हो जाती। नाइट्रोजन तो जलने में बिल्कुल सहायक होता ही नहीं है। नाइट्रोजन की वजह से ही पूरी दुनिया में आग नहीं लगती है, पूरी दुनिया जल करके खाक नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन ही जलने में सहायक है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है? क्या मैग्नीशियम को? नहीं। कैल्शियम को? नहीं। फास्फोरस को? नहीं। सोडियम को रखा जाता है। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है? तो वो है, याद रखिए, अपने नाक को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। नाक को, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, यानी नाक को हम लोग डुबो करके रखते हैं किरोसिन में। तो सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ सोडियम दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक की लंबाई हमें बढ़ाना है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है 2π √L/G। L को 4 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, इस L को 4 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। तो 4 टाइम्स यहाँ बढ़ेगा तो रूट से बाहर निकल कर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। 2 टाइम्स यानी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसमें, यानी जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसमें 21%, एक्सहेल में 16.4%। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स अथवा वह कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है? नहीं, ये रेड ब्लड सेल्स करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन? ये भी नहीं। रोगाणुओं का विनाश करती है, ये एंटीबॉडी बनाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। रक्त का थक्का जमना? नहीं, ये प्लेटलेट करती है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो मापता है वो ओडोमीटर होता है। ऑप्शन ए सही है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है। अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीट्यूड से आया है यानी हाइट से आया, हाइट को मेजर करता है। एक्सीलरोमीटर एक्सेलरेशन से आया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक है, क्या है? तो देखिए, चाल को किलोमीटर पर मिनट में भी आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में ही मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर होता है, लेकिन जो SI यूनिट है स्पीड का, चाल का, वो होता है मीटर पर सेकंड, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये होती है मेलामाइन की बनी होती है। बेकेलाइट, पॉलिएस्टर एंड टेफ्लॉन, ये सब गलत है। ये जितने भी पॉलीमर्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा फायर रेसिस्टेंस जो है वो है, फायर रेसिस्टेंस मटेरियल जो है वो मेलामाइन है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, कहाँ उपजती है? तो हृदय स्पंदन कहाँ उपजेगी? हृदय में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या घटता बढ़ता रहता है? तो वो बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बुढ़ापे में जो आर्टरीज हैं, जो जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, वो पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, इस कारण से रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्जेलेट है? ये सब नहीं है, तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट है।
कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो कौन सा? क्या विद्युत धारा, कार्य, बल, चाल, इसमें से कौन सा? देखिए विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है, कार्य एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, चाल भी एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, बल यानी फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली ये समझा जाता है। देखिए विद्युत धारा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जैसे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके पास दिशा भी है, जैसे बाएं से दाएं जा रही है, दाएं से बाएं जा रही है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, तो इसको होना चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन ये सदिश राशि न होकर के एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे एक कारण है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ या कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, यानी त्रिभुज के सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को यदि फॉलो करती है तो वो सदिश राशि होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी सेलेक्टिवली अलाउ करता है पदार्थों को आने जाने के लिए। तो ये प्रोटीन से भी बना होता है और लिपिड से भी बना होता है। तो ए एंड सी दोनों सही है, इसलिए मोर देन 1 है, तो ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसोसोम लाइसिस से बना हुआ है। लाइसिस का मतलब ये होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। बिल्कुल, टूटी फूटी कोशिकाओं को यह ख़त्म कर देता है, तो ये सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। बिल्कुल सही है ये भी, तभी तो ख़त्म करेंगे। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। बिल्कुल, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका को ख़त्म करने वाली ये थैली है। इसलिए 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है? नहीं, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। कार्बन क्या अर्धचालक है? नहीं, कार्बन तो नॉन मेटल है, यानी इंसुलेटर कहेंगे। हालांकि इसका एक अपरूप जो होता है ग्रेफाइट, वो चालक है। तो कार्बन नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, यानी बी एंड सी सही होगा। निकेल तो मेटल है, तो बी एंड सी दोनों सही है, इसलिए मोर देन 1 ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? जी का मान, तो ये सब हर किसी को याद होता है, ये याद रखना होता है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को तो और याद रखना पड़ता है, फिजिक्स ऑप्शनल वाले को तो और याद रखना पड़ता है। जैसे मुझे याद है, ऑप्शन बी सही है इसका। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है इसका। और एक बात और है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएं, मून पे चले जाएं, किसी अदर प्लेनेट पे चले जाएं, वहाँ पर भी इस कैपिटल जी का वैल्यू यानी
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होगा, चेंज नहीं होगा। स्मॉल जी का मान बढ़ते घटते रहता है। स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ऊंचाई के साथ घटता है, जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता है, नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। पोल पे कुछ अलग होता है, इक्वेटर पे कुछ अलग होता है, मून पे जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, किसी अदर प्लेनेट पे कुछ अलग हो जाएगा। यानी स्मॉल जी का मान ये बदलते रहता है, लेकिन ये कैपिटल जी का मान कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 112, बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है? तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण होता है। इसको हम इनर्शिया से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बस में बैठा हुआ है आदमी, यदि बस अचानक रुक जाती है तो उसके बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, जो सीट के कंटेक्ट में है, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक गया, लेकिन उसके बॉडी का अपर पोर्शन जो अभी भी मूव ही करते रहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे, बाहरी कोई असंतुलित बल एक्ट ना करे। जब बाहरी असंतुलित बल उस पर लगना शुरू हो जाता है तो ही ये बदलता है उसके स्टेट ऑफ मोशन। तो प्रथम गति नियम के अनुसार ही हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? जैसे चींटी काटती है या ये पौधे को हम छू लेते हैं तो दर्द होने लगता है, ये मिथेनोइक एसिड कहते हैं इसको, या फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है, उसकी वजह से होता है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। मेथेनोइक एसिड कहिए या फॉर्मिक एसिड कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी नाम है लेकिन ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी होती है, इसलिए छोटी आंत। ऑप्शन ए सही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य मिलान है? हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, बिल्कुल सही है। मार्बल कैल्शियम, ये भी सही है। बालू सिलिकॉन, ये भी सही है। रूबी निकल नहीं होता है, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 11 चरणों में, 11 चरण में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार के प्रसिद्ध राजनेता रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार से दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो वो है पद्म भूषण। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नगर क्षेत्र के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मेयर एवं उप मेयर पद के लिए चुनाव होगा। कैसे होगा चुनाव? पटना में भी होने वाला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार किस जिले से इथेनॉल का उत्पादन शुरू किया गया? तो ये पूर्णिया से। ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज में रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन भारत और नेपाल के किस स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो ये चलेगी अप्रैल 2022 में ये शुरू किया गया था, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक ये। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो वो है मीराबाई चानू। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, किनको दिया गया? ये दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवान को। ये दिया गया इनको 24 मई 2022 को ओस्लो में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इरडा के चेयरमैन के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई? तो ये हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई, कौन चुनी गई थी? दी पावर ऑफ डॉग चुनी गई थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में मणिपुर में भाजपा ने कितनी सीटें जीतकर सरकार का गठन किया? तो वो 32 सीटें जीती थी भाजपा ने। इस चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5, जनता दल यूनाइटेड ने 6, नेशनल पीपल्स पार्टी 7, नागा पीपल्स फ्रंट 5, कुकी पीपल्स अलायंस 2 और इंडिपेंडेंट्स 3 ये जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया 16 मार्च 2022 से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनसुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए? यूनसुक योल, तो ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, कौन सा बन गया है? तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब बना है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा रहा? मार्च 2022 में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, जिसके 146 देशों में से भारत का स्थान 136वां रहा था। सबसे पहला स्थान फिनलैंड को मिला था और अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला था। तो कौन सा रैंक रहा? 136, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो बिम्स्टेक का सम्मेलन जो हुआ था वो 30 मार्च 2022 को हुआ था और इसकी किसकी मेजबानी में हुआ था? तो श्रीलंका के मेजबानी में, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। कितने मेडल्स मिले थे? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 7 मेडल्स मिले थे और भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा, नॉर्वे सेकेंड स्थान पर रहा था और फ्रांस थर्ड स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना से सेवा मुक्त INS खुखरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु किस प्रशासन को सौंप दिया गया? तो दीव प्रशासन को सौंप दिया गया, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत एवं इजराइल के संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कब से प्रभावी हुआ? तो ये 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ था। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, इंडिया बाहर हो गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व निम्नलिखित में से किसे मिल गया है? टाटा समूह को मिला है, ऑप्शन बी। इसी का था ही, फिर उसी के पास चला गया, टाटा समूह के पास, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव व्यय की सीमा को कितना किया गया? इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाया है। बड़े राज्यों के लिए 70 से 95 लाख किया गया था, ऑप्शन बी सही है। छोटे राज्यों के लिए 54 से 75 किया गया, छोटे राज्य 54 से 75, बड़े राज्य 70 से 95 कर दिया गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में वर्ष 2020 के मुकाबले भारत में स्वर्ण की खपत में वृद्धि दर्ज की गई, कितनी दर्ज की गई? तो 78.6%, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन हैं? के सिवन रिटायर कर चुके हैं। एस सोमनाथ हैं वर्तमान में इसरो के चेयरमैन, ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था? कुल 128 लोगों को। ऑप्शन ए सही होगा। इन 128 लोगों में से 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। कुल 128। ऑप्शन ए सही। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए? लगभग 140 क्वेश्चन सोल्व किए। इसके बाद से मैथ के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रहने देते हैं। ये जो सेशन रहा आप लोगों को कितना पसंद आया ये तो आप लोग बताइएगा निश्चित रूप से। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन था आने वाले एग्ज़ाम में आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। जितना ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करके एग्ज़ाम देने जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे।